Hello students, today I am going to discuss test number 14. तो जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है हमको, द करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर गिवन बाय I इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 एंड V इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4. द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट विल बी. तो हमको ये निकालना है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर. तो जैसा कि पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा आपका, I नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और V इक्वल टू V नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, I को यहाँ पर कंपेयर करेंगे और V इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो हमको I नॉट की जो वैल्यू मिलेगी, I नॉट की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2 एंड V नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा 5. तो अगर हम बात करें P मैक्सिमम, एक्चुअली हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर नहीं निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर, वो भी मैक्सिमम. तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आई नॉट बी नॉट. एज बी नो आई नॉट क्या होता है आपका, ये पी की वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट एंड वी नॉट बोथ, दोनों के दोनों को हम बोलते हैं पी की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 दैट इज 10 वॉट. ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कि पी एवरेज निकालने लगते हैं, फिर वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालने लगते हैं. तो ये गलत हो गया यहाँ पर. एक्चुअली सर पी एवरेज निकालने के लिए नहीं बोला है हमको. अगर पी एवरेज निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या लगाते हैं, आई आर एम एस, वी आर एम एस, वी या फिर ई आर एम एस, और इंटू में कितना हो जाता है आपका cos 5. तो अगर एवरेज होता तब ये बात करते, जहां पर cos 5 आपका क्या है, cos 5 है पावर फैक्टर. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू उसने डिटरमाइन करने को बोला है हमको. नेक्स्ट, सो आंसर विल बी सेकंड 10 वॉट. नेक्स्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा वैल्यू अगर हम देखें तो एक सिंपल क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जब वैल्यू आप रखोगे, मतलब ये निकाल सकते हो आप, तो आंसर क्या आएगा इसका 1. तो आंसर होगा इसका 1, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, मोशन एंड प्लेन से क्वेश्चन है ये. द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मूविंग ऑन वर्टिकल एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2.5. देन द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हमको निकालना है इनिशियल स्पीड, दैट इज u निकालना है हमको. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो देखो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर. तो आप यहाँ पे भी इसको x कॉमन ले लोगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 2.5. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को, तो tan थीटा की वैल्यू बेटा कितना आएगी, tan थीटा इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, इसके बाद थीटा आ गया आपका. अगर हम r की वैल्यू देखें तो r की वैल्यू रेंज वो कितनी होगी आपकी 2.5. तो r का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे की देते हैं, रेंज का जो फार्मूला आएगा वो हमारा कितना होगा भाई, r इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. r है 2.5, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब कितना 2 इंटू में 45, तो ये 90 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा जी की वैल्यू हम लेंगे 10, तो साइन 91 हो जाएगा आपका. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका 2.5 इंटू में 10 दैट इज 25. तो u जो आएगा इनिशियल स्पीड, ये कितना आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन है ये. इन ए पुली मास सिस्टम एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ए, मतलब ब्लॉक ए पे निकालना है, वो भी वर्क डन हमें किससे निकालना है, टेंशन से. ध्यान देना, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय टेंशन. तो पहली बात तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा
भाई टेंशन अवे टू द पॉइंट, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। अब उसने हमको दिया गया है कि एम ए विल बी ग्रेटर देन एम बी, तो एम ए ग्रेटर देन एम बी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एम ए जी, ये डाउनवर्ड जाएगा। और अगर ये ग्रेटर है तो ये ब्लॉक मूव करेगा हमारा डाउनवर्ड, और ये ब्लॉक एम बी मूव करेगा हमारा अपवर्ड, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड मूव करेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स भाई टी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एस जो है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू में एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में टी एंड एस के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 180 डिग्री, दैट इज टी एस कॉस 180। तो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन आंसर विल बी सेकेंड। वही अगर हम फर्स्ट के लिए देखते मतलब इस वाले के लिए एम बी के लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी पॉजिटिव। नेक्स्ट आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, द वर्क डन टू रोटेट ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक बार है वो मूव कर रहा है स्टेबल टू अनस्टेबल, ठीक है। तो सपोज दैट अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई ये हमारा मैग्नेटिक बार है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक बार अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ ऐसे था, और फिर ये रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। तो स्टेबल में तभी होगा जब ये मैग्नेटिक बार और ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्क डन का फार्मूला क्या आता है, W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इनिशियल पोजीशन, तो थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री थीटा 1, और अनस्टेबल के लिए स्टेबल के लिए थीटा 1 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए हमारा थीटा 2 कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें वैल्यू तो एम बी कॉस कॉस 0 डिग्री माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आएगा एम बी कॉस 0 1 होगा माइनस 180 डिग्री कितना होगा -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आंसर आएगा 2mb, ओके। देन आंसर विल बी फर्स्ट 2mb। नेक्स्ट, two forces of same magnitude F having angles 120 डिग्री and the magnitude of their resultant, ठीक है। तो दो फोर्सेस है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा इक्वल है। तो ये तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरली मतलब पता ही होता है लोगों को, बट लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो इस तरीके से हम याद रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है 60 डिग्री एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, ये 120 डिग्री एंगल, और ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है ये तभी अप्लाई होगा व्हेन मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो ये लाइन, तो दूसरा फोर्स अगर इसके अलोंग जाए जैसे ये है अगर, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको हटाते हैं यहाँ से, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो हम वैल्यू कैसे रखते हैं, वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये 2, और ये 3, और ये हो गया आपका 4। इसके बाद इसका कर देते हैं रूट, तो इसका तो 0 ही आ जाएगा, इसका 1, इसका √2, इसका √3, और ये कितना आ जाएगा 2। तो अब दो फोर्सेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड जिनका सेम है उनके, और वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो अगर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आता है आपका एंगल, मैं ऐसे लिखे देता हूँ, सपोज दैट एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180। 180 तो एक दूसरे के अपोजिट है। 0 डिग्री पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपका 2f, 60 पे आएगा √3f, 90 पे आएगा √2f, और 120 पे आएगा आपका f, और 180 पे क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया गया है 120 डिग्री। देन रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा आपका
एफ, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट एफ। बाकी एक वो पैरेललोग्राम वाला रिजल्टेंट वाला होता है, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। दैट इज आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? अ व्हील व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एंगुलर एक्सीलरेशन। इनिशियली किस पे है? रेस्ट में है, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन एंड इट कंप्लीट्स 10 रोटेशंस इन टाइम t, then the time taken by it to complete the next 10 rotations, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट 10 रोटेशन, पहले 10 रोटेशंस कंप्लीट कर चुका है, इसके बाद नेक्स्ट 10 रोटेशंस। तो इसका मतलब अगर हम इनिशियल से कैलकुलेट करें तो टोटल कितने रोटेशंस उसने कर लिए? 20 रोटेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 के लिए निकालेंगे, फिर 20 के लिए निकालेंगे, और 20 से फिर 10 वाले को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको 10 रोटेशंस की वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट 10 रोटेशंस, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला जो होता है हमारा S इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। रेस्ट पे है मतलब ओमेगा नॉट 0, तो जो हमारा थीटा आएगा वो कितना आएगा? 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर 10 रोटेशंस, अगर 10 रोटेशन की हम बात करें तो फॉर 10 रोटेशंस इसको थीटा ही रहने देते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1/2 अल्फा टी स्क्वायर फर्स्ट। फॉर 20 रोटेशंस, तो अगर हम 20 रोटेशंस की बात करें तो थीटा पहले 10 पे थीटा लिया था, तो 20 पे 2 थीटा हो जाएगा, और 1/2 अल्फा टाइम यहाँ पर मान लेते हैं t1, तो ये कितना हो जाएगा? t1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 अल्फा से अल्फा, दैट इज यहाँ पर कितना आएगा? टी स्क्वायर अपॉन में t1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर, दैट इज t1 इक्वल टू कितना आएगा? √2t। तो ये किसके लिए है? 20 रोटेशंस के लिए। हमें निकालना है नेक्स्ट 10 रोटेशंस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? t1 माइनस t कर देंगे, बिकॉज ये टोटल 20 के लिए है और t 10 के लिए है, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो t1 माइनस t जो आएगा वो बेटा कितना आएगा? √2t माइनस t, दैट इज √2 माइनस 1 इंटू में t, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। टाइम, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हॉलो सिलेंडर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सिलेंडर हॉलो है तो हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा जो कि हमारा रिंग का होता है। अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो डिस्क के सेम होता। फिर क्या कह रहा है? अनदर आइडेंटिकल सिलेंडर, सिलेंडर सेम है, स्लाइड, यहाँ पर स्लाइडिंग है और यहाँ पर क्या है बेटा? रोलिंग, ठीक है। ध्यान देना, बस यही छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। यहाँ पर रोलिंग और यहाँ पर स्लाइडिंग है। स्लाइड डाउन ऑन द सेम प्लेन, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन दीज टू केसेस, एक्सेलरेशन का रेशियो मेरे को निकालना है। तो पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें तो फॉर रोलिंग भाई स्लाइडिंग के लिए जो लिखते हैं ये बताया हुआ है आपको क्लास में। रोलिंग के लिए अगर हम एक्सेलरेशन लेंगे तो जो स्लाइडिंग वाला है भाई, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइड करेगा, ठीक है। ये आपका कोई ब्लॉक होगा, ये थीटा होगा, तो अपन यहाँ पे स्लाइड करते तो ए इक्वल टू क्या लिखते थे? जी साइन थीटा, है ना। तो ये जी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था जितने भी रोलिंग के क्वेश्चन है, रोलिंग लोगों को टफ लगती है, रोलिंग सबसे सिंपल है अगर उसको हम कनेक्ट करके करें, है ना। तो जो स्लाइडिंग है उसमें अपन को बस ये कनेक्ट कर देना है, तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका? I अपॉन एम आर स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, नहीं तो कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के क्या है बेटा? रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, ठीक है, ये के है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? ये रोलिंग के लिए है ए आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में एम आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इज रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 2। ये किसके लिए आ गया, रोलिंग के लिए। स्लाइडिंग के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ए फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए फॉर स्लाइडिंग, तो ए स्लाइडिंग कितना आएगा बेटा, जी साइन थीटा। और हमें रेशियो जो निकालना है किसका निकालना है, रेशियो निकालना है रोलिंग अपॉन स्लाइडिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए रोलिंग अपॉन ए स्लाइडिंग, जी साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा कैंसिल, दैट इज आंसर विल बी 1/2। सो फर्स्ट विल बी योर आंसर 1/2, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना है, ये चीज है, मैंने फ्रिक्शन के लिए, वेलोसिटी के लिए, हर किसी के लिए रिलेशन निकलवाया हुआ, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होता है यहीं पर ही। और ये अगर आपको ध्यान है तो स्लाइडिंग से रोलिंग पे हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर बाई 10 डिग्री विल बी। तो देखो हीट की अगर हम बात करें तो H इक्वल टू, एक तो हमारा फार्मूला होता है एम आर डेल्टा टी, और एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आर बार डेल्टा टी, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आर और आर बार ये सब रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बट हम इसको लेते हैं यहाँ से क्योंकि आप लोग हैबिचुअल हैं इस फार्मूले के, जहाँ पर आर बार जो होता है वो कितना होगा आपका, तो ये तो टोटल हीट के लिए, बट हमें जो निकालना है, हमें किसके निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर के। तो एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर की बात की है तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर बात होगी एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये कितना होगा आपका एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बात की उसने हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपका क्या होता है, डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन डायटोमिक होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए Cp की वैल्यू कितनी होगी बेटा 7/2R, Cv की वैल्यू कितनी होती है बेटा 5/2R, और तभी हम जानते हैं गामा इक्वल टू कितना हो जाता है Cp/Cv, दैट इज 7/2R, और ये कितना हो जाता है 5/2R। तो ये कैंसिल हुआ, मतलब कितना आता है 7/5, दैट इज 1.4। अभी हमको जो रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट है ओनली Cp की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका Cp 7/2R। अच्छा R की वैल्यू जो होती है, R की वैल्यू होती है 1.987 आई थिंक, है ना, कैलोरी, कैलोरी के टर्म्स है पर मोल केल्विन, अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर लेके चलेंगे इसको 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। अच्छा जो N होगा, N हमारा क्या होता है M अपॉन में M, जहाँ पे M क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलिकुलर वेट, दैट इज ये कितना हो जाएगा 3/2। तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास, R की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा T हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज, अच्छा ये चेंज है तो चाहे इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो चाहे केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये चेंज दिया हुआ है मेरे को। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो N कितना है बेटा 3/2, Cp कितना होगा आपका 7/2, यहाँ से पुट करेंगे 7/2, और इंटू में R की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इंटू में डेल्टा टी कितना आया 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से ये गया तो ये कितना होगा 21 इंटू 10 210/2, दैट इज कितना हो जाएगा 105 है, ठीक है 105 कैलोरी। फर्स्ट वन विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है मेरे को वेव से, क्या बोल रहा है मेरे को, द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन ए रोप इज गिवन बाय y इक्वल टू 20 साइन पाई 0.01x माइनस 2t, ठीक है 0.01x माइनस 2t। तो इस पाई को अंदर ले जाते हैं यहाँ पर पहले तो 20 साइन, और ये कितना हो जाएगा 0.01 पाई x माइनस बाय 2 पाई t,
एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन, अब ये क्या लिखा हुआ है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 2 पाई। अच्छा, उसने मेरे से पूछा क्या है, द मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ पार्टिकल। ध्यान देना बेटा, पार्टिकल की स्पीड मैंने आपको बताया हुआ है, वेव की स्पीड निकालने का डिफरेंट तरीका होगा, ठीक है। वेव की स्पीड यहां से निकलेगी ओमेगा और के रिलेशन से, ठीक है। अगर पार्टिकल की स्पीड मेरे को निकालना है तो मेरे को इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो हम जब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो v ऑफ द पार्टिकल ये कितना जाता है बेटा, a ओमेगा कॉस, और ये कितना भाई, ये कितना होगा, vp कितना होगा, dy बाई dt। तो t के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा, तो a ओमेगा कॉस और ये कितना हो जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्चुअली उसने स्पीड पूछा है, वेलोसिटी की बात नहीं की, इसलिए नेगेटिव साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये नेगेटिव भी बाहर आना था। तो वीपी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड स्पीड की बात किया है, तो ये सिंपल कितना होगा आपका, ए ओमेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, और ए कितना दिया हुआ है मेरे को, 20। तो यहां से कितना आ जाएगा, 20 इंटू में 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, 40 पाई, ठीक है। और 40 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14। दैट इज आंसर विल बी, यहाँ 100 दिया तो हो नहीं सकता, कैलकुलेशन करने पर इतना ही आएगा, 125.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बेटा, वो वेव स्पीड पूछता है, ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से, और अगर पार्टिकल स्पीड पूछता है तो डिफरेंट तरीके से, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या दे रहा है, 8 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, ठीक है, ईच दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। मतलब कि 8 स्मॉलर ड्रॉप है और उनको हमको कंबाइन करके क्या बनाना है बेटा, एक बिगर ड्रॉप बन जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन जो होता है भाई, वॉल्यूम तो चाहे 8 ड्रॉप का कंबाइन करके और चाहे बिगर ड्रॉप का, दोनों का सेम होगा। तो अगर हम वॉल्यूम किसका निकालें भाई, ये यहाँ पर होता है बी बिगर इक्वल टू कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ बी स्मॉलर, ठीक है। तो बिगर का कितना है, 4/3, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर कितनी है 8, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। वैसे तो देखो बेटा, डायरेक्ट याद रखना चाहिए क्योंकि इतना कैलकुलेट करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, कि भाई अगर हम आर की बात करें तो आर इक्वल टू क्या था, आर और अपॉन में कितना है, एन की पावर 1/3, ठीक है, यही निकल के आएगा, आप देखना रिलेशन। तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में। 4/3 पाई गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आना चाहिए था कितना, आर इक्वल टू आर और अपॉन में एन कितना दिया है, 8 की पावर 1/3, दैट इज कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आर बाई 2, या फिर आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2r। आप यहाँ से भी पूरा कैलकुलेट करके देख लें, तो ये आर क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, 8r क्यू, दैट इज आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2r। तो ये तो आ गया आपका रेडियस में रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम वॉल्यूम यहाँ पर लिख देते हैं v1, जो कि स्मॉलर ड्रॉप लिया है, स्मॉलर लिख देते हैं, तो इसको ऐसे की देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या निकालना है हमको, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम बोले देते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो स्मॉलर के लिए कितना होता है भाई, फार्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो स्मॉलर में स्मॉल आर है तो हम लिख देते हैं के क्यू बाई आर, और ये हमको कितना दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बिगर की बात करें, तो ये कितना होगा, एक्चुअली हम देखें तो नंबर ऑफ चार्ज भी तो ऐड हो रहे होंगे, है ना। तो क्यू बिगर के लिए हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉलर, है ना, स्मॉलर। और यहाँ पर क्यू स्मॉलर जो होगा, क्यू स्मॉलर को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्यू स्मॉलर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर क्यू, ठीक है, चार्ज ऑन दी स्मॉलर साइज ड्रॉप, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये 8QS, दैट इज यहाँ पर कितना जाएगा, 8Q, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर जो हम यूज करेंगे। तो K इंटू में 8Q, और यहाँ पर कितना आएगा R। तो अगर बिगर के लिए हम निकालेंगे तो 8KQ
अपॉन में आर, आर हमने लिखा है 2r, तो ये 4 हो जाएगा। दैट इज बिगर के लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो कितना 4 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर, दैट इज 4, और स्मॉलर के लिए कितना था 220, तो 220 दैट इज कितना आ जाएगा बेटा 880 वोल्ट। सो आंसर विल बी सेकंड 880 वोल्ट। नेक्स्ट very simple question, according to Hooke's law of elasticity, if stress is increased the ratio of stress to strain, तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन जो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो फॉर माइल्ड स्टील के लिए अगर हम निकालें ऐसे आता है, फिर इस तरीके से, फिर ये और ये, तो ये पूरा ग्राफ बनता है हमारा, है ना। और यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, और ये इलास्टिसिटी लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर यहाँ पर वही अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, नेकिंग रीजन हो जाता है ये पूरा का पूरा, और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो हुक्स लॉ होता है बेटा, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होता है, जहाँ पे ध्यान देना होता है हमको, कि लोग क्या करते हैं ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। हुक्स ने ये बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये लिमिट यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट को शो करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक नहीं था, ठीक है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम यहाँ पर पूरे इस वाले रीजन को, तो इतना ग्राफ बनाते हैं हम, तो ये हमारा सिंपल आ गया स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन, और ये, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम स्ट्रेस जब इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रेशियो होगा, रेशियो क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट व्हाट स्पीड द वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू मुझे बताना है जब वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों इक्वल हो। तो अगर हम हेड की बात करें, प्रेशर हेड मान लो लिखें, तो वेलोसिटी हेड किसका, वाटर का, तो ये कितना होगा 1/2 रो W V स्क्वायर, एक्चुअली बर्नौली से पूरा रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, इक्वल टू, और ये कितना आ गया रो, अब किसके रो Hg, और इंटू में कितना हो गया आपका G इंटू में H। ध्यान देंगे जो हाइट यहाँ पर मरकरी की दी हुई है वो मेरे को सेंटीमीटर में दी हुई है, तो अगर यहाँ से रिलेशन हम रखें तो वाटर का जो डेंसिटी होगा वो 1000 इंटू में V स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, और रो Hg, तो बेटा Hg जो होता है इसकी डेंसिटी होती है 13.6, एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी होती है वो होती है Hg की 13.6, और ये जो होगा ये कितना 13.6 इंटू 10⁻³ दैट इज 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है मरकरी की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मरकरी के लिए रखेंगे 13600 इंटू में G कितना हो जाएगा 10, और हाइट कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10⁻²। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक जो वैल्यू आएगी वो आएगी V स्क्वायर इक्वल टू 108.8, दैट इज V इक्वल टू रूट 108.8, रूट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में हम ले सकते हैं, देखो गैप बहुत ज्यादा दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा 10 से तो ज्यादा ही आना है, तो 10.3 समथिंग कुछ आएगा आंसर, 10.3 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को कि अ पार्टिकल हैविंग चार्ज मेरे को दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलम, मूव्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी किस में है एक्स एक्सिस में, या फिर ऐसे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, मतलब वेलोसिटी जो है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया आपका जेड, तो वेलोसिटी किस में है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, मतलब जो फोर्स किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा ये,
और ये कितना मेरे को 2 माइक्रो न्यूटन। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मेरे को क्या निकालना बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम देखें v और v, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक्चुअली जो फार्मूला होता है बेटा, अगर हम देखें तो एफ बी इक्वल टू ये कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज एफ बी इक्वल टू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में लें तो कितना होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। और यहाँ पर अगर देखें, एक एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड में ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर 90 है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये तो गया, इसका तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिंपल, तो ये आपका कितना आ जाएगा, क्यू वी वी। ठीक है, यही आना है मेरे को मैग्नीट्यूड, माइनस साइन से मेरे को अभी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। मतलब कितना आएगा आपका 2 इंटू क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू -6, 2 इंटू 10⁻⁶। वेलोसिटी मेरे को मतलब स्पीड मेरे को निकालना, देखो उसने पहले ही दे रखा है मेरे को स्पीड निकालना है, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। इनटू में कितना आ जाएगा आपका, अगर आप लेंगे भी तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं स्पीड पूछा है उसने। तो ये वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका 4। एफ बी कितना है 2 इंटू 10⁻⁶। तो इससे ये गया। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आएगा आपका 2 हो गया, तो वेलोसिटी जो आ रही होगी, और यहाँ से 2 से 2 गया ये, तो वेलोसिटी कितना होगा 1/4, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ जाएगी एक्चुअली, है ना, वेलोसिटी पूछता तो फिर वो साइन की बात करता। तो 0.25, दैट इज आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, एक कोई रेक्टेंगुलर स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। मतलब कि जब ये स्ट्राइक की आपकी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आई, तो आई मेरे को दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या होगी भाई, रिफ्लेक्ट भी होगी और क्या होगी आपकी, रिफ्रैक्ट भी होगी। ठीक है, तो अभी मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एंगल हमसे सिंपल पूछा है, किस किस के बीच में एंगल उसने मेरे से पूछा है आपका, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, दोनों बनाना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अच्छा ये जा रहा है डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में हम देखो रेयरर में अगर रे रिफ्रैक्ट होती है तो हम जानते हैं अवे टू दी नॉर्मल, और अगर डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो ये हो जाएगा मेरा आर। अच्छा सेम यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आई, तो ये कितना हो जाएगा आई, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट और ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल मेरे को निकालना है, तो मैं इसको क्या माने लेता हूँ थीटा। ठीक है, तो पहले तो अपन कैलकुलेट किए लेते हैं कि आर कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं म्यू इक्वल टू कितना आएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, और म्यू कितना दिया है मेरे को √2, और साइन आई कितना है 45 डिग्री, और अपॉन में होगा साइन आर। तो साइन आर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, साइन 45 डिग्री अपॉन में √2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, दैट इज 1/√2 इंटू √2। तो ये कितना जाएगा आपका 1/2, दैट इज आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30 डिग्री। आर आ गया मेरा 30 डिग्री। अब चूंकि मेरे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा क्या होगा भाई, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा ये 180 डिग्री। तो थीटा क्या होगा भाई 180 डिग्री, और माइनस, और ये कितना हो जाएगा आई माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका थीटा। तो 180 डिग्री माइनस आई कितना है 45 और ये है 30, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। सो फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 मास लेस स्प्रिंग हुज
फोर्स कांस्टेंट आर गिवन एंड आर कनेक्टेड एंड एडजस्ट टू ए मास m, मतलब यहाँ पर ये मास m है, kept on a frictionless plane as shown in the figure. If mass m is displaced slightly along the horizontal and released the frequency of the resultant motion. ध्यान देना, मेरे को निकालना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 में t, ठीक है। तो पहले तो और यहाँ पर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/2 के इक्विवेलेंट अपॉन में m, ठीक है। तो अगर हम k निकालें यहाँ पर, तो भाई ये दोनों किस में है आपके, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम जानते हैं स्प्रिंग जब पैरेलल में होंगे तो इसका k कितना आ जाएगा, 3k + 4k दैट इज 7k। ये दोनों सीरीज में है बेटा, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6k इंटू 3k अपॉन 6k प्लस 3k। तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18, 18/9 दैट इज कितना होगा आपका, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 9 हो जाएगा ना, 18/9 दैट इज 2k आ जाएगा ये। अब इसका मतलब ये फिगर मेरा जो कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट है ये और ये, अगेन दोनों फिर से पैरेलल में आ गया, तो ये कितना है आपका 2k और ये कितना है 7k। पैरेलल में सिंपल आपका एडिशन होगा, तो फाइनल k इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा आपका 9k। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 रूट 9k/m. This will be your correct answer. So answer is third. Okay, 9k/m. Next, ये मोशन प्लेन का क्वेश्चन। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को BVR दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब क्या कह रहा है, वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। इफ द मैन ऑलवेज स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो देन द ड्रिफ्ट मेरे को निकालना है, ठीक है। तो देखो, जब वो टाइम की बात करें तो वहां पे ड्रिफ्ट आता है, जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो वहां पर ड्रिफ्ट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको कराया गया है क्लास में, बिल्कुल सिंपल। भाई इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर देखो मैन जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसने बोला है परपेंडिकुलर जाना चाहता है वो, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी दी गई है मेरे को 5 मीटर पर, सॉरी रिवर मेरे को दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। BVR मेरे को दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, बट ड्यू टू द रिवर फ्लो, बिकॉज रिवर की वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा VB। जो देखो VB क्या होती है, VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे आप ग्राउंड में हो तो ग्राउंड से देखो दिखेगा एक अलग डायरेक्शन में जाता हुआ, और वो जो जा रहा होगा वो सोच रहा होगा कि मैं परपेंडिकुलरली जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज रिवर भी तो फ्लो कर रही है ना। अगर रिवर फ्लो नहीं करती, स्टिल वाटर होता, तो जैसा जाना चाहता है वैसे ही चला जाता। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें, अच्छा उसने हमको क्या दिया हुआ है, विड्थ। तो विड्थ जो है वो कितनी है बेटा 100 मीटर, ठीक है, ये विड्थ हो जाएगी। और ये क्या है, वही बेटा ड्रिफ्ट हम जानते हैं, जब अपोजिट पे ना पहुंच के कितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ तो वो हमारा क्या होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट भी क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा यहाँ पर BVR ये है BR, तो ड्रिफ्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम इनटू में BR, कितना टाइम लगा उसको, जितना टाइम यहाँ से यहाँ उतने टाइम उसको इस डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन X डायरेक्शन में डिस्प्लेस उसी टाइम में हुआ होगा। टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, है ना। तो ये D अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा BVR। अच्छा अगर ये इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा होता तो फिर BVR cos थीटा की अपन बात करते हैं, ठीक है, तब फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता अपना। तो ये कितना हो गया 100 और अपॉन में कितना आ गया बेटा BVR कितना है 5, दैट इज कितना हो गया आपका BVR 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 सेकेंड तो इसको टाइम लगा। तो अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और इंटू में ये कितना होगा टाइम, और BR कितना दिया है मेरे को 4,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर। 80 मीटर का ड्रिफ्ट होगा उसका, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच के 80 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी फर्स्ट 80 मीटर। ओके, नेक्स्ट बेटा ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो चलो फिगर बना लेते हैं बेटा। ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर कितना है 1 kg, 1 kg, 1 kg एंड यहाँ पर कितना आएगा 1 kg। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दी सेंटर। तो अगर हम देखें तो बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी बेटा, अगर टोटल की हम बात करें तो टोटल कितनी होगी मेरी 5√2। तो अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें भाई, सेंटर के लिए निकालना हो चाहे ये, तो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, कोई भी आपकी सेंटर से निकालेंगे आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा 5√2/2, दैट इज 5/√2। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस आ गई हमारी। अब हमको निकालना है पोटेंशियल। तो हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है -Gm/r, वे r इज द डिस्टेंस। ठीक है, उन दो बीच की जिसके बीच में हमें निकालना है। तो -G, मास कितना दिया है बेटा 1, और r अभी ये निकाल रहे हैं 1 मास के कारण, ये हम इसको लिख देते हैं A, B, C एंड D। तो ये किसके कारण है, जब मास हम कहाँ पे है A, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 मास। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका r कितना है बेटा 5। अब चूंकि ये हमें दिया है किसमें सेंटीमीटर में, तो 5/√2 इंटू 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा -G और इंटू में 100√2/5। तो इससे ये गया, तो कितना है 20, मतलब -G और 20√2। ठीक है, जूल पर kg। अब मुझे निकालना है ड्यू टू दी ऑल पार्टिकल्स, तो ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स, ऑल 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो V जो आएगा V टोटल वो कितना आएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ V, दैट इज कितना आएगा 4 इंटू में -G 20√2, दैट इज कितना हो जाएगा -G 80√2 जूल पर kg। सो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, a cylindrical cylinder of radius r of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical cell। cylindrical cell से एक सिलेंडर क्या है आपका सराउंडेड है, और सेल की इनर रेडियस, मतलब ये वाला जो है ये सेल है, इस सेल की ये इनर रेडियस मेरे को दी गई है r, और आउटर रेडियस इसको कितनी दी गई है मेरे को 3r, और जो ये है ये भी आपका कितना है r ही है, मतलब एकदम बिल्कुल इससे ज्वाइंट हो जाएगा वो। ठीक है, इफ द टू आर मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि दोनों की दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, तो इसलिए क्या है इस इक्विवेलेंट सिस्टम की मेरे को थर्मल कंडक्टिविटी निकालने को बोला है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे भाई, हीट फ्लो रेट अपन देखते हैं, यह हीट रेट, तो dQ/dt फॉर द सिस्टम विल बी dQ/dt due to the inner cylinder plus dQ/dt due to the outer cylinder। ठीक है, अब सिस्टम के लिए अब देखो भाई हीट फ्लो रेट या हीट रेट का जो फार्मूला होता है कंडक्टिविटी में KA डेल्टा T अपॉन में डेल्टा X। अच्छा, कहीं कहीं माइनस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो माइनस अगर मेरे को लिखा हुआ मिलता है तो मेरे को माइनस से परेशान नहीं होना है, मैं ऑटोमेटिकली डेल्टा T जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ T हायर माइनस T लोअर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के सिस्टम के लिए, सॉरी प्लस लेके चलते अपन ने प्लस लिया है, और एरिया, अब एरिया इसका अपन इसका तो टोटल एरिया आएगा है ना, तो ये पूरा पूरा इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बनेगा, सपोज दैट ऐसे पूरा पूरा सिस्टम बन गया इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा 3r होगा, और अपन ने इसको क्या मान लिया ks, ठीक है, तो ये कितना होगा पाई इंटू में 3r का होल स्क्वायर इंटू में dt अपॉन dt, dt अपॉन में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू, अब इनर के लिए बात करें तो इनर वाले की कंडक्टिविटी हम मान लेते हैं, यह दिया गया है यहाँ पर इनर की k1 दिया गया है ना, ये इनर की k1 है और आउटर की k2 है, तो ये k1 और एरिया कितना होगा यहाँ पर पाई r स्क्वायर dt अपॉन में dx, लेंथ चूंकि सेम है, ठीक है, तो dx इक्वल टू l हो जाएगा, और ये कितना होगा प्लस k2। अब एरिया मेरे को हॉलो वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा है ना, इस हॉलो सिलेंडर जो आउटर वाला है, तो आउटर वाला हॉलो सिलेंडर है बेटा, ठीक है, तो ये वाला क्या है हॉलो सिलेंडर है हॉलो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एरिया जो होगा वो कितना आएगा बेटा पाई 3r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर, और ये कितना होगा dt अपॉन में dx, ठीक है, तो dt अपॉन dx से dt अपॉन dx और dt अपॉन dx कैंसिल हुआ, पाई 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 गया, तो यहाँ पर कितना आएगा ks 9r स्क्वायर इक्वल टू k1 और r स्क्वायर प्लस में ये 9r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर माइनस ये वाला पाई r 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज 8r स्क्वायर है ना, तो ना 8k2r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, दैट इज ks जो आएगा वो बेटा कितना आएगा आपका k1 प्लस 8k2 अपॉन में 9, ये रिलेशन आएगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा k1 प्लस 8k2 अपॉन 9, दैट इज सेकेंड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है मेरे को, लिक्विड कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है ये, इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो चेंज कितने का हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, और टाइम कितना लेता है 5 मिनट्स का, एंड अगेन वो क्या बोल रहा है जब 50 से 40 मतलब फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज, अब टाइम ले रहा है मेरे को 7 मिनट्स, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो जैसा कि हम जानते हैं इसके लिए जो हम रेट ऑफ कूलिंग के लिए रिलेशन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं dt अपॉन में dt इक्वल टू सी जहाँ पे एक कांस्टेंट है, और ये कितना हो जाएगा टी एवरेज दैट इज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस में T नॉट, और जहाँ पर T नॉट क्या है बेटा सराउंडिंग टेम्परेचर, ये है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, मैंने बार बार बोला था क्लास में, पूरा ड्राइव भी करवाया था क्योंकि इससे क्वेश्चन आते आता है, ठीक है, और आएगा तो आपको सिंपल करना है ना, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट के लिए निकाले फॉर 60 to 50, तो ये कितना होगा आपका 10 अपॉन में 5 इक्वल टू सी, और ये कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस में T नॉट, दैट इज रिलेशन कितना आएगा आपका, ये कितना है 10 बाई 5, तो या इसी को डायरेक्टली लिखे देते हैं यहाँ पर, रुको ये रहने देते हैं, दूसरा हमारा फॉर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आएगा आपका 10 बाई 7 इक्वल टू सी, और ये कितना आएगा आपका 50 प्लस 40 बाई 2 माइनस T नॉट, यहां से ये कितना आ जाएगा आपका 10 बाई 5 इक्वल टू सी, और ये कितना हो गया आपका 50 60 110 बाई 2 दैट इज 55 माइनस T नॉट और 10 बाई 7 सी, और ये कितना आएगा आपका 45 माइनस T नॉट, ठीक है, ये इनको डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 गया, तो अब ये इक्वेशन मेरे को करने की जरूरत है नहीं, इतना तो आप कर सकते हो, तो ये 7 बाई 5 और 55 माइनस T नॉट और 45 माइनस T नॉट, जब इस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे
तो जो टी नॉट आएगा वो आएगा आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टी नॉट कितना आएगा बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप रिलेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विद स्पीड v नॉट। v नॉट मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, प्लस x डायरेक्शन में। इफ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एज सोन, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में लगा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और चूंकि फ्रिक्शन है तो यहाँ पर ये क्या जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, जो कि आपका होगा म्यू एन, दैट इज ये कितना हो जाएगा म्यू एम जी, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, then the distance traveled by the particle, distance traveled by the particle before coming to rest। अब चूंकि देखो E इस डायरेक्शन में, तो एस लेसन भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एस लेसन इसी डायरेक्शन में। वैसे तो एस लेसन हमें निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, मतलब एस लेसन का जो सिंपल रिलेशन जो अपन यूज करते हैं यहाँ पे, तो वैसे तो कैलकुलेट करेंगे पूरी रिलेशन से, बट जनरली हम जानते हैं क्यू ई बाई एम, जो हम लोग यूज कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले, जो हम डेरिवेशन करते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। तो सिंपल, जैसे कि अपन जानते हैं एफ नेट इक्वल टू क्या होता है एम ए, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ नेट, तो एस लेसन भी सेम डायरेक्शन में, फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव, जितने भी फोर्स जो एस लेसन की डायरेक्शन में होंगे बेटा वो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे को दो फोर्स मिल रहे हैं क्यू ई और प्लस म्यू एम जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका क्यू ई प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, दैट इज ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका क्यू ई बाई एम और प्लस में म्यू जी। ये तो आ गया एस लेसन, सिंपल यहाँ पर जो आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन भी है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जैसे कि मैंने पहले बुलाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन सिंपल यूज कर लेते हैं क्यू ई बाई एम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूले की हम बात करते हैं। फार्मूला क्या, इससे क्या निकालना है मेरे को, डिस्टेंस निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो रिलेशन लगा देंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रेस्ट में आना है, मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो जीरो। u आपका पॉजिटिव में है तो कितना हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर, एस लेसन नेगेटिव में है तो प्लस में 2 माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, और ये कितना हो गया आपका एस लेसन क्यू ई बाई एम प्लस में म्यू जी, ठीक है, इंटू में एस। तो एस जो आएगा वो कितना आएगा बेटा v नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू ई बाई एम प्लस में म्यू जी, सिंपल ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो दिया गया है किसी में v नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 ई क्यू बाई एम प्लस में म्यू जी, ठीक है। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल है, जाते हैं देखो जो फोर्स दिए हैं उनको आप लिख लो और एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दो, दैट्स इट, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, a point charge q is placed at the one of the corner of the cube, the total electric flux, ठीक है, तो ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, यहां पर किसी कॉर्नर में ये रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास में ये बार बार इस तरीके के सारे क्वेश्चन कराए गए आपको, फेस में रखा है तो क्या होगा, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में रखा है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होगा, अगर आप अपने रूम से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक कॉर्नर में होगा तो 1/8 पार्ट आ रहा होगा चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पार्ट आ रहा होगा 1/8 चार्ज, 1/8 पार्ट ऑफ द चार्ज। तो अगर हम Q की बात करें, Q एट द कॉर्नर जो आएगा वो कितना आएगा आपका Q/8, ठीक है, Q इनसाइड। तो अगर हम बात करें भाई फ्लक्स क्या होता है हमारा, फ्लक्स जो होता है वो हमारा सिंपल क्या होता है फाई इक्वल टू Q इनसाइड और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कितना हो जाएगा हमारा आंसर Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर विल बी थर्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार कई क्वेश्चंस कराए गए हैं इस तरीके के, ताकि एक भी क्वेश्चन रुके नहीं हमारा एग्जाम में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को निकालना है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज रिलेटेड टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमको पता ही है। इसका देखो एक क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो डायमेंशन का पूछा गया है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेट कर सकते हैं उसको। ऐसे पूछा गया था, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, इसको आप तुरंत रिलेट कर दो आप किससे, सी से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 में सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। तो ये सब रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कोई बच्चा होगा म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट दोनों की डायमेंशन निकालने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो खैर ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्या करा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर यह जाएगा b और इक्वल टू 1 में म्यू 1 में रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल थ्रू द स्पेस। तो एनर्जी एंड मोमेंटम है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कैरी करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट कैरी तो हो नहीं सकता मोमेंटम, यहाँ पर क्या होगा आपका कैरी मोमेंटम, है ना। तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा। तो क्या कैरी करते हैं ये, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कैरी करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मोमेंटम दोनों कैरी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री इज जी डैश, ठीक है, एंड एट द इक्वेटर इज जीई, देन द वैल्यू ऑफ जीई माइनस जी डैश, ठीक है। तो हम जानते हैं रिलेशन, देखो इस तरीके से आपको क्लास में बताया गया है कि अगर किसी भी एंगल पे निकालना है, ये तो देखो पोल की बात की, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेटर, ठीक है। ये पूरा इक्वेटर होता है आपका, ठीक है। और किसी एंगल पे मेरे को निकालना है, सपोज दैट ये एंगल है, सपोज दैट थीटा। तो अगर थीटा मेरे को निकालना है तो किसी भी एंगल पे हम निकालते हैं तो जी इफेक्टिव ये क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अगर हम बात करें एट 30 डिग्री, तो जी डैश ये कितना आएगा बेटा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो यहां से कितना हो जाएगा, जी डैश जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, जी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एट इक्वेटर की हम बात करें, एट इक्वेटर उसने बोला है जीई लीजिए, तो जीई इक्वल टू जी माइनस, अब इक्वेटर पे तो थीटा क्या होगा, एट इक्वेटर पे थीटा क्या होगा बेटा 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसका मतलब सिंपल रिलेशन क्या हो जाएगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दो वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मेरे को क्या निकालना है, जीई माइनस जी डैश। तो जीई माइनस जी डैश इक्वल टू जीई कितना होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ये कितना होगा आपका जी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी से जी गया, ये कितना आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर विल बी फर्स्ट माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट जीना डायोड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, ठीक। क्या कह रहा है, हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन फिगर, द करंट थ्रू द डायोड इज, ठीक है। तो पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जीना डायोड है हमारा कब वर्क करेगा और कब नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर इनपुट दिया गया है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट दिया है, तो वी जेड ऑलरेडी क्या है लेस देन वी सप्लाइड, ये क्या होगा वी सप्लाइड, और ये यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड की बात की थी, ये लोड कनेक्टेड है, लोड कितने का कनेक्टेड है 1 किलो ओम का। तो वी जेड लेस देन किसका है आपके वी एस से वी सप्लाइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जीना डायोड आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो जीना डायोड वर्क करेगा। और अगर आप एक बात समझो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, और ये कई बार पूछे गए हैं।
तो ये कितना है आपका 6 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, लोड और जीरो डायोड। तो ये अगर हम लोड का वोल्टेज देखें तो लोड का वोल्टेज कितना होगा, वो भी आपका 6 वोल्ट होगा, है ना। अब ये 6 वोल्ट हो गया, ये तो देखो यहां से करंट आई आ रहा होगा, एक तो करंट जाएगा किस में, जीना डायोड में, जिसको हम लिख देते हैं क्या, आई जेड, ठीक है। और एक हमारा लोड में जाएगा जिसको हम लिख देते हैं आई एल, ठीक। तो यहाँ पर डायोड वर्क करेगा, ये लिख देता हूं मैं, डायोड विल वर्क, या ऑन हो जाएगा डायोड, ठीक है। तो अब यहां पर आई एल, तो देखना आई एल क्या होगा भाई, आई एल इक्वल टू होगा वी एल अपॉन में लोड रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर एल लिख देते हैं। तो वी एल कितना है बेटा 6 अपॉन में कितना है 1000, दैट इज कितना हो जाएगा 0.006 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आई की बात करूं यहां पर, तो आई कितना होगा मेरा, आई जो होगा वो कितना होगा बेटा, आई, ठीक है, आई तो मेरा यहाँ पे, ठीक है, आई ये यहाँ पर है, और ये मेरे को क्या दिया है 250 ओम, ये मेरे को दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा बेटा, मेरे को निकालना क्या है, द करंट थ्रू दी डायोड, मेरे को आई जेड निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो एक बात समझो, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो रहा होगा आपका 4 वोल्ट, सिंपल। यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट का, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, भाई ये समझ में आता है ना। देखो ये सर्किट, यहाँ से ये सर्किट, तो अगर हम देखें यहाँ पर 10 वोल्ट है और 6 वोल्ट जाने देगा डायोड, तो आखिर कितना बचा होगा 4 वोल्ट, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 250, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 0.016 एम्पियर, ये आएगी वैल्यू। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है आई जेड, तो बेटा आई इक्वल टू क्या होगा आपका आई जेड। इस तरह के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन क्लास में कराएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए, आसानी से सॉल्व होना चाहिए और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। नीट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कितना हो गया आपका आई जेड इक्वल टू कितना हो गया आई माइनस आई एल, आई कितना आ रहा है बेटा 0.016, 0.016 माइनस 0.006, दैट इज 0.01, और हमको आंसर किस में निकालना है मिली एम्पियर में, दैट इज ये कितना हो जाएगा बेटा 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर जो करंट जाएगा वो किसके पास जाएगा, डायोड के पास। तो ये सिंपल हमारा हो गया फर्स्ट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फोटॉन्स ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आर इमिटेड, ठीक है। तो एटम से क्वेश्चन है ये। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखो ये सीरीज बनती है हमारी, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बनती चली जाती है, ठीक है। पहले हमारा क्या होगा लेमैन होगा, बामेर, पाशन, ब्रैकेट, और ये क्या जाएगा आपका फन, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप देखो अब ऐसे ही आता है आपका, है ना, यहां से तो यहां जा रहा होता है, यहां से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा अपन निकाल लेते हैं एनर्जी स्टेट। तो अगर उसने पूछा है आपसे कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो देखो जब ऊपर से नीचे जाता है, यहाँ पर होता है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर कितना हो जाता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इंक्रीज करता जाता है। तो मेरे को अगर लोएस्ट बात करूं मैं फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ पर किस किस के बीच में मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी मेरे को इसके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक्चुअली ये यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ ये जो 0.38 इसके लिए है 0.38, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी बन जाएगी, मतलब आप समझ रहे हो ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है, ये ऐसे समझेंगे। और ये हमारा इसके लिए हमारा हो जाएगा कितना, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे ये जाएगा, ठीक। तो ये तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके लिए आएगा n = 5 to n = 4,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। और बाकी आप कहीं पर भी देखो भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा और E इक्वल टू कितना होता है आपका H इंटू में F या H न्यू कह सकते हो आप। ठीक है, तो एनर्जी जहां पर ज्यादा होगी, जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, कम। ठीक है, तो ऑप्शन मैचिंग से भी आप कर सकते थे, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, ठीक है, अल्फा पार्टिकल दिया है मुझे, एटम इज 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है मेरे को, है ना। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियन उसने पूछा है। ठीक है, तो आप देखो ये टोटल एनर्जी मेरे को दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो यहाँ पर होगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर कितना होगा, वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी 4 न्यूक्लियन के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27.37 अपॉन में 4, तो 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा आपका, है ना। और एक ग्राफ भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो ग्राफ भी आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के अपन निकालते हैं ग्राफ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ठीक, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा आंसर 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, अगेन ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 8 to 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली लगभग आती है एवरी ईयर। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से अपन तैयार करके चलेंगे। क्या कह रहा है मेरे को, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट ए क्या कह रहा है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ठीक है, हम जानते हैं एन आई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू एन ई इक्वल टू एन एच, यही होता है आपका, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ज्यादा होगा नंबर ऑफ फ्री होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये अगर पी टाइप की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना दिया है, अच्छा ये लेस देन दिया है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज आंसर विल बी थर्ड, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड व्हाइल बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40.4 मीटर while its breadth is measured as 20.25 मीटर। ठीक है बेटा, तो लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। फिर क्या पूछा है, एरिया। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको बन जाने चाहिए। ठीक है, और नीट में पूछता भी है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज कितना हो जाएगा 40.4 और इंटू में 20.25, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 818.10। ठीक है, और जो कि मेरे को निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम जानते हैं कि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस हो तो हम कहां तक कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू तक कैलकुलेट करते हैं जब तक हमको लीस्ट वैल्यू ऑफ दी, मतलब वो देखते हैं हम हमेशा उस वैल्यू को, सिग्निफिकेंट फिगर कहां से निकालते हैं, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल हो। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें 3 है और इसमें 4, तो आंसर हमें कितने तक चाहिए, 3 तक चाहिए, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 818 मीटर स्क्वायर, सो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, फिगर shows a network of currents, the magnitude of currents as shown here, the value of current I। ठीक है, तो ये तो किरचॉफ लॉ से हो जाएगा। ठीक है, करंट एडिशन हो जाएगा, करंट इन इक्वल टू करंट आउट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये इन हो रहा है, ये इन हो रहा है, ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 5 + 3 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + I, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 - 4, दैट इज I इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 11 एम्पियर। ठीक है, सो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, क्या कह रहा है,
इफ वी इंट्रोड्यूस ए शीट ऑफ ग्लास बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, दो प्लेट है, इस यहाँ पर एक शीट हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, सपोज दैट ये कितना दिया है आपका के, ठीक है। तो हम जानते हैं देखो कि अगर कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता तो हमारा सिंपल सी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कोई स्लैब डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे को दिया गया है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए बी टू शीट ऑफ कैपेसिटी विल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो के आपका आ जाएगा, के मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा मेरा, इंक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज गिवन ए शेप ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। मेटालिक वायर है, ये सब वायर है ना, तो हर वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। फिर क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ए बी एंड ए सी आर मेजर्ड बाय ए मल्टीमीटर, द रेशियो ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस विल बी, मतलब मेरे को जो कैलकुलेट करना है आर ए बी अपॉन में आर ए सी, ये कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, जब आर ए बी निकालेंगे तो देखो फिर से बना देता हूं फिगर, ये ए और ये बी, ठीक है। अब बाकी ये तीनों के तीनों ये सीरीज में हो जाएंगे और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर ये है आर और ये है आर और ये है आर और ये है आर, ठीक है, तो आर ए बी इक्वल टू कितना आएगा, ये तीनों सीरीज में, तो 3R हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, तो 3R इंटू आर अपॉन में 3R प्लस आर, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 3/4R, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ मेरा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, AC, जब AC के अलॉन्ग मेरे को निकालना हो तो देखो फिर से फिगर बना देते हैं फॉर RAC, तो ये हो गया, ठीक है बेटा। तो R R R R A B C और D, ठीक है। अलोंग AC हमें निकालना है, ये हमारे दो पॉइंट है, इसके अलोंग मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, अभी मेरे को इसके अलोंग निकालना था। तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो बनेगा कैसे, सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 2R, और ये हो गया A और ये क्या हो गया C, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम जानते हैं कि हमारा कितना होगा, RAC जो आएगा ये बेटा कितना आएगा 2R इंटू 2R अपॉन में कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R, तो ये कितना आएगा बेटा 4R स्क्वायर अपॉन 4R, R से R गया, 4 से 4 गया, दैट इज कितना आएगा R। तो RAC आ रहा है R और AB आ रहा है 3/4R, तो रेशियो निकाल लेते हैं RAB अपॉन RAC, तो कितना होगा 3/4R अपॉन R, R से R, दैट इज कितना हो जाएगा 3/4। सो आंसर विल बी फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वायर है, वायर में रेजिस्टेंस होगा तो मेरे को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए, है ना। जैसे सीरीज में हम जानते हैं, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं बेटा R1 प्लस R2, और पैरेलल में कैसे करते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इफ D इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स then the mean free path of the molecules between the two successive collisions is proportional to, ठीक है। KTG का क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम जानते हैं मीन फ्री पाथ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू कितना होगा बेटा 1/√2 n पाई d स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल उसने D के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, D इज द एवरेज डायमीटर, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा D स्क्वायर के, दैट इज आंसर विल बी
थर्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सब छोटे छोटे से फार्मूले, एक्चुअली देखो नीट निकालना टफ नहीं है, बट स्टूडेंट को प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम करनी चाहिए। अगर आपको पूरा सिलेबस अगर आपको माइंड में है तो आपसे ऑटोमेटिकली नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दो क्वेश्चन मान सकते हैं टफ आए, तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट आपको फार्मूले प्रैक्टिस दोनों, बाकी कुछ भी नहीं है। सिलेबस डिफाइंड है, आप उस तरीके से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 रे ऑफ टेस्ट का क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल आई ऑन ए ग्लास स्लैब, ठीक है। स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल मेरे को दिया गया है ना, मतलब यहाँ पर साइन आई इक्वल टू आई ले लेंगे हम, ठीक है, और साइन आर इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा, आर, ठीक। ऑन ए ग्लास स्लैब एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाई 20%, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरीके से है ना, तो ये जा रहा है मेरा रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब की बात हो रही है, मान लीजिए ग्लास स्लैब था हमारा, ग्लास स्लैब में ये जा रहा है, ये ऐसे गया और फिर ये क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो ये है आई और ये है आर, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी अगर यहाँ पर हम मानते हैं v, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.8 b, क्योंकि उसने क्या बोला है 20% रिड्यूस हो गई है, तो 0.8 b या फिर मैं लिख सकता हूँ 4.5 b रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना आएगा मेरा v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और यही वेव ऑप्टिक्स में भी ये होता है, यही फार्मूला है ना, जब किसी यंग्स वो जो YDSC एक्सपेरिमेंटल जो हमारा होता है, तो यंग्स डबल स्लिट वाला, तो उसको किसी मीडियम में ले जाते हैं तो फिर वो विप तिप्त वगैरह पूछने लगता है, तो सेम रिलेशन यूज होता है ना। और ये कितना होता है आपका μ2 अपॉन μ1। तो मुझे अभी केवल इसकी नीड है, तो एक्चुअली इसलिए क्या पूछा मेरे को, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एक बात और ध्यान देना बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आपका, भाई ये जाना चाहिए था ऐसे, रे जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, तो ये टोटल कितना है आपका आई, तो ये जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा आई माइनस आर। समझ में आ रहा है ना, आ जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधा, बट ड्यू टू द ग्लास स्लैब ये क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो आई ये होगा ये वाला, और आर, आर इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो डेल्टा हुआ वो कितना हुआ बेटा आई माइनस आर। तो यहां से अगर हम देखें, हम जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वेरी स्मॉल एंगल, तो आई अपॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4/5 वी, वी से वी कैंसिल हुआ, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आर कितना आया मेरा, आर जो आया वो कितना आया बेटा 4/5 आई, ये मेरा आर आ गया। निकालना मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा आई माइनस आर, तो आई माइनस 4/5 आई, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 1/5 आई, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका I/5, थर्ड विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अगेन ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज म्यू, द इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को निकालना है, तो उसने बोला है जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या है ट्वाइस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं भाई किसी मीडियम में जा रहा होगा तो म्यू इक्वल टू अपन क्या लेते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर, यही लेते हैं बेटा, है ना, ठीक है। एक्चुअली μ2 अपॉन μ1 होता है, लेकिन अपन μ1 की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम में जा रहा है, एयर से मीडियम में जा रहा होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो μ2/μ1 है ना, तो μ2 अपन क्या ले लेते हैं म्यू, किसी मीडियम में जा रहा हो μ1 क्या होगा मेरा 1, तो यह आ जाएगा म्यू, ठीक है। तो और रिलेशन जो होता है वो यही होता है μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कितना होगा बेटा साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। अब I इक्वल टू 2r है, तो साइन 2r अपॉन में साइन आर, तो म्यू इक्वल टू कितना होगा आपका 2 भाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर कितना होगा 2 साइन आर कॉस आर अपॉन में कितना हो जाएगा साइन आर से साइन आर कैंसिल, दैट इज ये कितना हो जाएगा 2 कॉस आर, ये कितना आ गया आपके पास म्यू। तो अगर यहां से हम देखें तो
कॉस आर कितना होगा आपका, कॉस आर हो जाएगा मेरा म्यू बाई टू, दैट इज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू आर, दैट इज टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। ये आपका रिलेशन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वन विल बी योर करेक्ट आंसर, टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। ठीक है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट 36 वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाई F इक्वल टू 3x प्लस 2, then the potential energy of the particle at x equal to 1 will be, ठीक है, assume potential energy at x equal to 0 is 0। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये रिलेशन होता है। तो डी यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, u1 से u2, और ये कितना हो जाएगा आपका x1 से x2। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डी यू एक्स इक्वल टू 0 पर u 0 है, और यहाँ पर क्या है, ये u जो कि मुझे निकालना है x इक्वल टू 1 पर। f की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 3x प्लस 2, और ये है dx, और ये है आपका x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1। तो u इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस, और ये कितना होगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x 0 से 1, तो कितना आएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2 इंटू 1, दैट इज कितना आ गया आपका 4 3 7 माइनस 7 बाई 2 जूल, दैट इज फर्स्ट वन विल बी आंसर, माइनस 7 बाई 2 जूल। बिल्कुल सिंपल तरीके, देखो नीट में क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ, क्लास में भी टफ नहीं आने वाला है, आपको आना चाहिए पूरा, है ना, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो वहां पर। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है इस तरीके क्वेश्चन में, देखते हैं पहले तो क्वेश्चन ही अब समझते हैं क्या है। टू मासेस आर कलेक्टेड विद ए बासलेस स्ट्रिंग which passes over a smooth pulley as shown in the diagram given below. If a whole system moving with acceleration g by 2, पूरा का पूरा सिस्टम, सपोज दैट ये जो है ये आपका लिफ्ट के अंदर है और पूरी पूरी लिफ्ट आपके ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा पूरा सिस्टम आपका जा रहा है कितने से, g by 2 से। कितने से जा रहा है, g by 2 से। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो देखो सुनो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो भाई ये पूरा पूरा सिस्टम जा रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, स्यूडो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये m और ये कितना हो जाएगा आपका 2m, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें। भाई पहली बात तो जो 2m वाला है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा a एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा कितने से, a से। ये तब होगा जब कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है पूरा सिस्टम हमारा ऊपर जा रहा है कितने से, g बाई 2 से। तो अगर पूरा सिस्टम g बाई 2 से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका स्यूडो फोर्स आ जाएगा। स्यूडो फोर्स मतलब कि ये एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स हम क्या जानते हैं, स्यूडो फोर्स हम जानते हैं कि मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये g बाई 2 इसमें एक आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और इसमें भी g बाई 2 कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ, यही तो होगा। ठीक है, दोनों में g बाई 2 लग जाएगा, क्योंकि ये g बाई 2 यहाँ पर क्या था, अपवर्ड, यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर टेंशन T। तो इसका मतलब फोर्स इसमें क्या होगा, एक तो फोर्स इसका खुद का जो वेट होगा वो होगा, वेट वो कितना होगा 2mg, और यहाँ पर कितना होगा आपका वेट, ये होगा आपका, ये मान लीजिए 1 मान लेते हैं, ये 2, और ये कितना हो गया mg। फिर इसमें स्यूडो फोर्स वाला लगेगा, तो स्यूडो फोर्स वाला लगेगा Fp1 स्यूडो फोर्स, तो वो कितना आएगा 2m इंटू में g बाई 2। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर स्यूडो फोर्स लिखूं इसके लिए, तो Fp2 मास ऑफ द बॉडी, यही तो होता है स्यूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कितना हो जाएगा m इंटू में g बाई 2। अब हमारे लिए आसान है सब कुछ,
बिल्कुल सिंपल होते हैं इस तरीके क्वेश्चन। आपको क्या करना, बस स्यूडो फोर्स जो होता है ना, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगा दें, बिकॉज पूरा पूरा सिस्टम, भाई ये क्या है, देखो दो चीजें मैंने पढ़ाई हुई थी क्लास में, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वहां से अपने को समझना पड़ेगा। तो ये कितना होगा बेटा, अगर हम फॉर 2m के लिए इक्वेशन लिखें तो ये कितना आएगा हमारा, एस लेसल डाउनवर्ड, मतलब ये दोनों फोर्स पॉजिटिव, तो एफ लेट इक्वल टू कितना होगा बेटा, एम ए होता है। तो अगर 2m के लिए लिखेंगे हम, तो 2m के लिए कितना लिखेंगे हम, और ये कितना है आपका 2mg प्लस 2m इंटू में g बाई 2 माइनस में t इक्वल टू कितना आएगा 2ma फर्स्ट फॉर m मास, तो ये कितना होगा आपका, ऐसे ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो t माइनस कैपिटल M है ये, है ना, t माइनस mg, t माइनस mg माइनस mg बाई 2 इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए 2 से 2 गया, मतलब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन जो आई, वो कितनी आएगी बेटा 3mg माइनस t 2ma, ये फर्स्ट, और दूसरा कितना आएगा t माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका 3mg बाई 2 इक्वल टू ma सेकेंड। दोनों को आप करोगे तो t से t गया, ठीक है, यहाँ से 3mg बाई 2 और ये mg बाई 2 एडिशन कर रहे हैं, तो 3mg बाई 2 और 3ma, दैट इज a इक्वल टू कितना आ जाएगा g बाई 2। ये तो ये एक्सलेशन आया। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, नेट एक्सलेशन है ना, देन द एक्सलेशन ऑफ द मास mg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस पर दो एक्सलेशन लग रहे होंगे, दैट इज एक्सलेशन फॉर m मास। तो एक तो कौन सा आएगा आपका, ये वाला एक्सलेशन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बॉडी अपवर्ड जा रही है ना, तो लेट एक्सलेशन की अगर आप बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका g बाई 2, और दूसरा ये जा रहा है अपवर्ड, ठीक है, g बाई 2 से, तो ये कितना हो जाएगा टोटल g आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये स्यूडो वाला नहीं हम कर देंगे, क्योंकि ये मैंने g बाई 2 लिख दिया है, बट ये वेट के लिए मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, है ना, नेट एक्सलेशन, तो आप क्या कर दोगे, इसको जीरो लगा दोगे और तुरंत ही आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये तो मैंने बताया कि ये मास अपन ऐसे लगाते तो अपन एक्सलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर मास लिख देते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो अपन इसको नहीं भी लिखते हैं, लो इसको हटा दिया मैंने और ये वाला हटा देता हूँ ये, ठीक है। तो एक एक्सलेशन हमारे पास ये आएगा और दूसरा ये आएगा, तो a प्लस जी बाई 2 देते, जी बाई 2 कितना हो जाएगा टोटल g, ठीक है। तो आंसर विल बी फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, if in a series LCR circuit R 100 ohm L 1 upon pi h and it is connected across 220 volt 50 hertz having power factor 1, ठीक है। तो जब पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है आपका 1, पावर फैक्टर 1 होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर XL इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका XC, ठीक है। तो दैट इज XC की वैल्यू मेरे को निकालना, अब कैपेसिटेंस मेरे को दिया नहीं गया है, तो मैं क्या करूंगा XL की वैल्यू निकाल दूंगा, वही मेरी XC हो जाएगी, तो XL कितना होगा 2 पाई FL, तो कितना है 2 पाई F, कितना है बेटा F मेरे को दिया गया है 50 हर्ट्ज, और L कितना है मेरा 1 अपॉन में पाई, ठीक। तो ये पाई से पाई गया, दैट इज कितना आ जाएगा मेरा 100 ओम, तो यही आ जाएगा आपका XC की वैल्यू, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं कि जब XL इक्वल टू XC होता है RL सर्किट में, मैं आपको बता दूं तो सर्किट कैसे बिहेव करता है, LCR सर्किट विल बिहेव एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये क्या करेगा आपका बिहेव करेगा, जब कॉस फैक्टर पावर फैक्टर कितना होगा आपका 1। नेक्स्ट आंसर कितना आ गया ना 100, ठीक है। फोर्थ 39 क्या कह रहा है, 2 persons of masses m and 2m are standing on a horizontal smooth surface of ice, they are initially separated by a distance d, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पर 2m है और यहाँ पर m है, और ये आइस में दोनों ही खड़े हुए हैं ना। फिर क्या कह रहा है, दे आर पुलिंग ईच अदर होल्डिंग ए रोप द डिस्टेंस व्हेन दे मीट, ठीक है। दोनों
एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास, देखो आइस मूव नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसका अपन वो कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ना जहां पर ये मीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये 0 0 और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है d, तो इसको क्या मान लेंगे d, 0। यहाँ पर ऑरिजिन हमने मान लिया, ठीक है। तो इसलिए 0, 0 तो COM जहां पर ये मीट करेंगे कितना हो जाएगा 2m इंटू में 0 प्लस में m इंटू में d अपन में कितना होगा 2m प्लस m, दैट इज कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो md अपॉन में 3m, m से m दैट इज d/3। और डिस्टेंस में कहाँ से मेजर कर रहा हूँ हैवियर मास से, तो यहाँ से कहाँ पर मीट करेंगे ये d/3। तो आंसर क्या हो जाएगा d/3 फ्रॉम हैवियर पर्सन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट वन विल बी आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है n मोल्स ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन आर एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड फॉर द सेम इनिशियल स्टेट P0 V0 T0 to P V1 T1 एंड P V2 T2। मतलब प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट है रिस्पेक्टिवली, प्रेशर मतलब चेंज नहीं हो रहा है, केवल V1 और T1 चेंज हो रहा है दोनों का, है ना। मतलब ये नहीं कह रहा है कि हीलियम का, समझना थोड़ा क्वेश्चन को, कि हीलियम का प्रेशर कांस्टेंट है। वो कह रहा है जब दोनों को एक्सपेंड करते हैं तो दोनों एक सेम प्रेशर पे पहुंचते हैं, ठीक है। और करेक्ट अरेंजमेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फाइनल वॉल्यूम। तो देखो क्लास में मैंने दो ग्राफ आपके लिए बनवाए हुए थे, एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसने क्या बोला है एक्सपेंशन। ध्यान देना बेटा, मैंने पहले बोला था कि ग्राफ से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे ग्राफ से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और एक्चुअली आपका ग्राफ की समझ नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा रॉन्ग करके ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बताया था कि अगर एक्सपेंशन हो तो इस तरीके से देखो, मैंने बोला था कि पीवी की पावर के आप लो, ठीक है। फिर आप के को चेंज करो, भाई के क्या होगा, अगर के की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू 0 कर दे अपन, के की वैल्यू 0 होगी तो V 0 हो गया, मतलब प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। के की वैल्यू इन्फिनिटी, ये पूरा क्लास में कराया हुआ है, दैट इज वॉल्यूम क्या होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। और बाकी सारे ग्राफ इसके बीच बनेंगे। तो अपन ऐसे बनाते थे, है ना, ये ठीक है, ये इस तरीके से ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पीवी में बना रहे हैं हम, तो प्रेशर क्या है बेटा कांस्टेंट, देखो। और के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0, और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, और बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बताया गया है, तो इस तरीके से इस साइड के की वैल्यू क्या कर रही होगी इंक्रीज कर रही होगी, यहाँ पर के क्या हो रहा होगा के इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नोट्स में देखना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका जस्ट अपोजिट बना देते थे हम, ठीक है। तो यहाँ के मतलब यहाँ पर के इक्वल टू 1 हो जाएगा, और के इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा हमारा आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर के इक्वल टू एन, के इक्वल टू गामा, ठीक है, एडियाबैटिक। अब बस इसी ग्राफ को अपन रिलेट करेंगे, ये क्या दिया हीलियम, मतलब ये क्या है मोनोएटॉमिक, और ये हाइड्रोजन ये क्या है आपका डाइएटॉमिक, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक के लिए हम जानते हैं, इसके लिए हमारी गामा की वैल्यू हमारी कितनी होगी आपकी, ये होगा आपका 5/3 दैट इज 1.67। और डाइएटॉमिक के लिए हम जानते हैं गामा जो होगा वो कितना होगा बेटा 7/5 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 1.4, ठीक है। तो और उसने बोला है कि जब दोनों पहुंचते हैं इनिशियल ये है तो दोनों का प्रेशर सेम होता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बेटा तो ग्राफ किस तरीके से आएगा भाई, P और B यहां से इनिशियल स्टेट दैट इज P0, अब एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम प्रेशर पे लाना है हमको, तो दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए मेरा सेम, मतलब ये P। अब मैंने बोला था कि इस तरीके से भाई वॉल्यूम ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है मेरा इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन का है ये। तो मैंने क्या बोला था कि जब अपन इस साइड जाएंगे ऐसे तो के इंक्रीज करेगा, के मतलब कि गामा। तो अगर हम यहाँ पे एडियाबैटिक के लिए बात करें तो के गामा हो जाएगा, तो ये इंक्रीज करेगा, तो गामा इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर जो होगा गामा वो कितना होगा 1.4, और यहाँ पर जो गामा होगा वो कितना होगा आपका 1.67। तो ये हीलियम के लिए बात कर रहा होगा, ये किसके लिए बात कर रहा होगा हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हम वॉल्यूम हीलियम के लिए लिया गया है V1 और इसके लिए लिया गया है V2, तो V2 क्या होगा आपका V2 विल बी ग्रेटर देन V1, ठीक है, V2 विल बी ग्रेटर देन V1।
तो आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। और यही एक मेथड है इसको करेक्ट करने का, ठीक है। बाकी लोग लगा सकते हैं अपने तरीके से, बट मुझे इजीएस्ट मेथड लगा, ठीक है। और आप ग्राफ की आपको समझ में तो ऑटोमेटिकली, कंपैरिजन के लिए क्या होगा, सिंपल, कंपैरिजन के लिए अपन निकाल लेंगे तो अपन ऐसे इस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है, तो वो सब क्लास में कराया हुआ है आपको, ठीक है। पीवी। नेक्स्ट 41 फिगर shows the velocity time graph of an object exciting SHM, the correct equation for displacement time। तो सर vt का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब मैं vt की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूं, टाइम पीरियड, या फिर मैं ओमेगा की बात करूं, ठीक है। तो ओमेगा कितना होगा भाई, यहाँ से कितना होगा, टाइम पीरियड कितना दिया है मेरे को 10 सेकेंड, तो ओमेगा क्या होगा आपका 2 पाई बाई टी, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 10, दैट इज ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं इक्वेशन लिखूं, तो ये तो 10 पाई कितना हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, और ये साइन का ग्राफ है, तो इसका मतलब v इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं भाई, v इक्वल टू क्या होगा आपका v नॉट ही तो होगा जो एम्पलीट्यूड है, और ये कितना हो जाएगा साइन और ओमेगा टी। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 पाई, एम्पलीट्यूड है ये, v नॉट पीक वैल्यू यहाँ पर 10 पाई, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी अपन यहाँ पर पुट किए देते हैं, दैट इज ओमेगा कितना है आपका पाई बाई 5 टी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एक्स टी डिस्प्लेसमेंट, तो मैं जानता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू 10 पाई साइन पाई बाई 5 इंटू में टी, तो dx इक्वल टू 10 पाई साइन पाई बाई 5 और इंटू में टी, इसका हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन dt, तो x इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा भाई, ये तो बाहर होगा, तो 10 पाई साइन का कितना होगा आपका कॉस, और वो भी किसके साथ जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होगा माइनस 10 पाई कॉस, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 5 इंटू में टी, और अपॉन में कितना जाएगा पाई बाई 5, ठीक है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन अगर साइन 2 थीटा का करेंगे डी थीटा, तो ये कितना होगा आपका माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस में सी जो कॉन्स्टेंट, जो कि यहाँ पे नीड नहीं है, तो पाई से पाई गया, दैट इज कितना आ जाएगा माइनस 50 कॉस पाई बाई 5 इंटू बाई टी। चूंकि ये माइनस है तो माइनस हम जानते हैं कि अगर हम लिखेंगे तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना आता है, आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका कॉस थीटा माइनस में, है ना। तो और अगर इसको 180 प्लस में कर देंगे तो फिर वो तो ये आ जाता है माइनस साइन थीटा, और अगर हम यहाँ पे करेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा, है ना 180 है ना, तो ये माइनस कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे कितना 180 डिग्री, और ये कितना आ गया आपका प्लस में थीटा होगा, तब भी आपका कितना जाएगा, ये माइनस में ही जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस अंदर चला जाएगा, तो 50 कॉस पाई बाई 5 टी प्लस पाई, यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 कॉस पाई बाई 5 टी प्लस पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सिंपल। नेक्स्ट ये क्या दिया है मेरे को, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर x, ठीक है। तो मैंने बताया जब भी 3 पोटेंशियल हो तो अपन सीधे ऐसे लिखेंगे, एक v एक 0 और एक कितना हो गया आपका x, v और 0 के बीच में एक कलेक्टेड है कैपेसिटर, ये हो गया, v और x के बीच में एक कैपेसिटर कलेक्टेड है, और x और 0 के बीच में ये तो सीरीज में जाएंगे, और ये आपका क्या चला जाएगा इससे पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका सर्किट बनेगा। तो अगर आप ध्यान दें ये C C C C C, तो ये दोनों किसमें है सीरीज में होगा, तो इसका क्या जाएगा C/2 और C/2 और ये C, ये एक्चुअली कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका भाई, इसका पूरा इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C दैट इज कितना हो जाएगा 3C/2,
अब इसके साथ फिर से सीरीज में आ जाएगा। तो अगर अपन ये इक्विवेलेंट बनाते हैं C3C/2 और ये C, तो कितना आएगा C3C/2 और ये C, तो ये कितना जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा C इंटू 3C/2 प्लस C प्लस 3C/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2C², 5/2C, C से C कैंसिल, 2 से 2 गया, दैट इज 3/5C। फिर ये इसके साथ, तो C इक्वल इसके साथ पैरेलल में आ गया है ये, तो ये कितना जाएगा आपका C इक्वल कितना जाएगा आपका C प्लस 3/5C, दैट इज कितना हो जाएगा 8/5C, 8/5C, दैट इज सेकेंड विल बी योर आंसर। बिल्कुल सिंपल सर्किट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a soft bubble of radius r is surrounded by another concentric soft bubble of radius 2r. If surface tension is S, then excess pressure inside the smaller soft bubble compared to outside atmosphere. ठीक है, तो सॉफ्ट बबल बनाते हैं बेटा, ये हो गया, ठीक है। आउटसाइड पी नॉट लिख लेते हैं, प्रेशर यहाँ पर लिख लेते हैं P1, यहाँ पे लिख लेते हैं P2, ठीक है। रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी दी गई है बेटा, ये आपकी रेडियस है r, और दूसरा जो है सराउंडेड बाई एल अदर कॉन्सेंट्रिक सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस 2r, तो इसकी रेडियस कितनी है बेटा 2r, ठीक है। सॉफ्ट बबल दिया गया है, तो सॉफ्ट बबल के लिए हम जानते हैं डेल्टा P इक्वल टू कितना होगा आपका 4S/r, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हम लिखे लेते हैं सिंपल, मेरे को किस किस के रिलेशन निकालना है, मेरे को निकालना है स्मॉलर सॉफ्ट बबल मतलब P2 माइनस P नॉट, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर बिटवीन स्मॉलर सॉफ्ट बबल P2 और एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से P2 और अपॉन में क्या निकाल लेते हैं, पहले हम P1 माइनस P नॉट निकाले लेते हैं, तो P1 माइनस P नॉट निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये 2r है रेडियस, तो 4s अपॉन 2r, और P2 माइनस P1 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 4s अपॉन में r, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, और P2 माइनस P नॉट इक्वल टू कितना होगा 4s अपॉन 2r प्लस, और ये कितना आएगा हमारा 4s अपॉन r, 4s अपॉन r, तो ये कितना जाएगा 8 4 12, दैट इज 12s अपॉन 2r, तो आंसर कितना होगा मेरा 6s अपॉन r, P2 माइनस P नॉट, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6s अपॉन r, ठीक है। फर्स्ट विल बी आंसर। 45, एन अल्फा पार्टिकल 2He4 moves with a velocity 4 मीटर पर सेकंड along x एक्सिस, ठीक है। तो वेलोसिटी किस में दी है, x एक्सिस में दी है, vx कितना दिया है मेरे को 4 मीटर पर सेकंड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2j कैप टेस्ला, तो vx वेक्टर में लिखता तो क्या लिखता 4i कैप, ठीक है, और B मेरे को दिया है कितना 2j कैप, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपेक्टेड बाय इट, अच्छा अब एक बात, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटा क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है, मतलब कि कितना आ जाएगा एफ बी मैग्नीट्यूड अब निकाला है, तो ये कितना होगा, और ये क्यू वी वी और साइन थीटा, यहाँ पर दोनों लाइन टी पे है वेलोसिटी और वी, तो थीटा कितना होगा लाइन टी, और साइन लाइन टी कितना हो जाएगा मेरा 1, दैट इज एफ बी जो आएगा वो कितना आएगा क्यू अल्फा पार्टिकल के लिए कितना होगा 2e इंटू में वी वी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब मेरे को निकालना फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, वेलोसिटी कितना है 4 इंटू पे कितना होगा ये 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 32, तो ये आएगा 25.6 इंटू 10⁻19 न्यूटन, दैट इज सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है। Next, last question. In the Bohr model of a hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron. ठीक है, तो ये बोर मॉडल में हम बात करते हैं, तो इस साइड तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो ही कितना होता है हमारा mv² बाई r, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कह रहा है प्रोटॉन
और यहाँ पर क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कितना होगा आपका, और ये कितना हो जाएगा ई, तो ये प्रोटॉन मतलब कि यहाँ पर ई पॉजिटिव यहाँ पर ई नेगेटिव लिखे देते हैं, तो के ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर क्या कहता है इफ ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, m is the mass and e is the charge on the electron and epsilon naught is the vacuum permittivity, then the speed of the electron। दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा, पहले तो रेडियस लिखे देते हैं, तो ये a नॉट दिया है और ये कितना है के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर, एक सेकेंड के लिख दिया, के लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी है ना, क्योंकि अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू एफ ई, तो एफ सी कितना है एम बी स्क्वायर अपॉन में ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर, ए से ए गया, दैट इज वी इक्वल टू कितना आएगा ई अपॉन में रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, एम और इनटू में ए नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एम। ठीक है, फर्स्ट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बेटा दीज आर दी सॉल्यूशंस फॉर ऑल दी 45 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, जरूर क्रैक होगा एग्जाम। थैंक यू।